नौकरियों के लिए तो एक प्रोविज़न है, उसके अंदर ही नौकरियां होंगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जब तक नहीं आएगा हमारे जो युवा हैं उनको परेशानी कहीं ना कहीं बर्दाश्त करनी ही होगी, हम बेयर करनी होगी, हम उनके साथ हैं। Hello and welcome. You're watching CEN News. So today here is with me Mr. Vivod Gupta. He is a BJP General Secretary of UT Jammu Kashmir. So let's just interact with the sir. Hello sir. सर वेलकम टू CEN न्यूज़। सर मेरा जो पहला सवाल है वो इस टाइम पे आपने देखा होगा रिसेंटली 21 सितंबर को जो अभी हमारे जो स्कूल्स है रीओपनिंग की बात हो गई स्कूल्स की, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसे क्या स्टेप्स लिए, क्यों किया ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन ने? क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, कोरोना है, तो पेरेंट्स कैसे ट्रस्ट करें स्कूल्स पे और कैसे किस रिस्क में भेजें अपने बच्चों को स्कूल? देखिए, जब ये फैसला आया तो इस फैसले के बाद हम हमारे अध्यक्ष रविंद्र रैना जी और मैं और हमारे दूसरे जनरल सेक्रेटरी हम तीनों जो हैं वो LG माननीय मनोज सिन्हा जी से मिलने के लिए गए हुए थे परसों। हमने कोविड को लेकर सारी बात की और उसके साथ साथ स्कूल खुलने को लेकर भी बात की कि इस समय इसको रिव्यू करना चाहिए, इस फैसले को रिव्यू करना चाहिए। ये फैसला इस समय जो है पेरेंट्स जो है वो इस फैसले से बड़े दुखी हैं। तो उनका ये कहना था कि हमने जो स्कूल ओपनिंग की बात की है इसमें हमने ये नहीं किया है कि भाई किसी की कोई वहाँ पर अटेंडेंस लगेगी, कोई वहाँ पर वो कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 9th 10th 11th 12th की जो क्लासेस हैं उसमें अगर किसी बच्चे को कुछ उसमें सब्जेक्ट समझ ना आए तो ऑफलाइन सब्जेक्ट समझ ना आए तो वो स्कूल में जा सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। फिर भी हमने उनसे ये कहा कि ये इस समय जो है इस समय जम्मू कश्मीर और ख़ासकर जम्मू के अंदर बड़ी ही तेज़ी से कोविड जो है वो फैल रहा है। और इस टाइम पे आपने क्या SOPs लाई है? SOPs की बात करें तो क्या अगर अभी स्कूल्स खुलने या आगे भी खुलेंगे कि हमेशा के लिए तो ऐसे बंद नहीं रहेगा, तो स्कूल्स बच्चे तो जाएंगे स्कूल्स के लिए, तो SOPs क्या है जिसकी वजह से जो हमारा जो स्कूल स्मूथ रन में चलेगा, स्कूल जो है वो एक स्मूथ रन में चलेगा, बच्चे जो है वो बेखौफ होकर स्कूल जाएंगे? देखिए, अगर स्कूल खुले से खुलेंगे और बेखौफ तो तभी होंगे जब कोरोना ख़त्म होगा। जब स्कूल्स क्यों खोले गए? यही तो यही बात तो लेकर हम LG साहब को मिलने गए थे। हमने उनसे बात की, हमने अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा कि इसके ऊपर रिव्यू किया जाए। हम तो जो यहाँ इस समय पूरी हेल्म ऑफ द अफेयर्स में है हमारे LG, और बहुत अच्छे LG हमारे पास आए हैं, बड़े स्ट्रांग है और अच्छे ढंग से वो काम कर रहे हैं। और उन्होंने पिछले 1 हफ्ते से बड़ा कंट्रोल जो है वो किया है और अच्छे ढंग से ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी उन्होंने एक मैसेज दिया है कि आप लोगों को काम करना होगा, और डॉक्टर्स को भी एक मैसेज दिया है। हमने उनसे बात की है, हमने कहा है कि इसके ऊपर रिव्यू किया जाए। ये कि भारतीय जनता पार्टी का फैसला नहीं है जो आप बात कर रही हैं, ये एक यहाँ की जो इस समय एडमिनिस्ट्रेशन है उनका फैसला है, और भारतीय जनता पार्टी ने उनसे कहा है कि इसके ऊपर रिव्यू करें। पर सर पेरेंट्स तो बिल्कुल भी सहमत नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले से। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि पेरेंट्स की बात लेकर हम LG साहब से मिलने के लिए गए। सर आपसे और एक सवाल करना चाहूँगी, अभी ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो 3 लैंग्वेजेस अभी ऐड हो गई हैं वापस, 5 लैंग्वेजेस जो है हमारी वो ऑफिशियली अभी बनाया गया, तो उसमें से जो 2 लैंग्वेजेस है वो अभी उनको ऑफिशियली लैंग्वेज नहीं बनाया गया। जो राजौरी और पुंछ की अगर बात करें, पहाड़ी और गोजरी की बात करें, उससे ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं लाया गया। तो सर क्या आप ये नहीं मानते कि उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गई? देखिए, मैं खुद भी पहाड़ी हूँ, मैं भी राजौरी का रहने वाला हूँ, और वहाँ का हमारे राजौरी पुंछ के अंदर जो गुज्जर भाई रहते हैं वो भी हमारे भाई हैं। कहीं ना कहीं ये हम इस बात को लेकर हम केंद्र से भी बात कर रहे हैं और LG साहब से भी बात कर रहे हैं कि भाई उसके साथ साथ हम पंजाबी की भी बात करेंगे कि बड़ी एक सेक्शन है पंजाबी की जहाँ पर पंजाबी बोली जाती है। इन 3 लैंग्वेजेस को भी जो है वो उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज में डाला जाए। लेकिन उनका कहना था कि हम कितनी लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल डालेंगे, लेकिन हमारा ये कहना था कि भाई जो जिस लैंग्वेज को अपनाना चाहता है वो उसको अपनाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग भाषा बोलने वाले, लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। कश्मीर में कश्मीरी बैठे हुए हैं, जम्मू में डोगरा बैठे हुए हैं, राजौरी में पहाड़ी और गुज्जर बैठे हुए हैं, यहाँ पंजाबी बैठे हुए हैं, उर्दू पहले से ही थी। लेकिन जहाँ तक पहाड़ी की बात है, पहाड़ी जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में भी बड़ा पहाड़ी रह रहा है, आज हमारा अब्राड के अंदर भी बड़ा पहाड़ी रह रहा है। हम इसको परस्यू कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बाकी लैंग्वेजेस जो रह गई हैं उनको भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। सर मैं अभी इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा है, तो जब से आर्टिकल स्क्रैप हो गया, आर्टिकल्स आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 370 के बाद जो मिस्टर सत्यपाल मलिक है हमारे एक्स गवर्नर, उन्होंने एक यूथ का पैकेज निकाला था
50,000 यूथ्स को हम नौकरियां देंगे। तो सर उस चीज़ के रिलेटेड यहाँ के यूथ को कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिली, ना ही कोई स्कीम मिली, तो उस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ तक नौकरियों की बात है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ही 50,000 नौकरियों का वादा जो है यहाँ पर किया हुआ है। उसमें से 10,000 नौकरियों का जो है आपको पता होगा कि 3 महीने पहले उन नौकरियों की एडवर्टाइजमेंट हुई है और उसका प्रोसेस जो है वो चल रहा है। अभी फायर ब्रिगेड की भी भर्ती अभी वो हुआ है, रिटन टेस्ट हुआ है। इस तरह अलग अलग जो है जो नौकरियों का जो प्रोविज़न जो है वो चल रहा है। क्या पॉलिसीज़ ले आई हैं आपने यूथ के लिए इस टाइम पे, जो अभी यूथ जो है वो काफ़ी सफ़र कर रहा है, कुछ भी देखने को नहीं मिला, कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली। प्राइवेट सेक्टर्स की बात करूं तो मुझे ये बताइए, एक साल जब से आर्टिकल टूटा है तो कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिली हमारे लोगों को, अगर आप बताएंगे। देखिए, एक साल अगर टूटा है उसमें 5 महीने तो कोविड में चले गए पहले सर, और उसके लेकर हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारे यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है, जहाँ पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है या केंद्र में हमारी सरकार बैठी हुई है, पूरे तरीके से फोकस जम्मू कश्मीर के ऊपर वो कर रही है। जहाँ तक बात है कि यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी जानी चाहिए, उनसे भी बात चल रही है। यहाँ पर जम्मू और श्रीनगर के अंदर मेडिसिटीज़ के लिए लैंड देखी जा रही है, जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पर लाए जाएंगे, उसमें प्राइवेट सेक्टर में आकर हमारे लोगों को वहाँ पर नौकरियाँ मिलेंगी। कुल मिलाकर हमारा ये कहना है कि जिस ढंग से, जिस तेज़ी के साथ इस तरफ काम होना चाहिए था, इस कोविड के कारण 5-6 महीने में उस काम को, वो जिस लाइन के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही थी। कोविड से पहले की बात करूं 2019 जून की बात कर रही हूं मैं सर। उस टाइम पे हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 16% था अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक टाइम्स। 25,000 नौकरियां सिर्फ कश्मीर में वैकेंट थी। तो सर उन बच्चों को एलोकेट क्यों नहीं किया गया? अगर इतनी ज़्यादा वैकेंसीज थी तो एलोकेशन क्यों नहीं हुई? देखिए, अपना एक प्रोसेस है, प्रोसेस के बीच में ही काम होगा। मेरा ये कहना है कि जितनी एडवर्टाइजमेंट इन दिनों के अंदर नौकरियों की हो रही है, जिस ढंग का नौकरियों का प्रोसेस, किन नौकरियों की बात कर रहे हैं कि इन नौकरियों की जो इस टाइम पे रिसेंटली 8,000 क्लास 4 की पोस्ट निकली है, अराउंड 8,000 क्लास 4 की पोस्ट निकली है और उन क्लास 4 की पोस्ट में अराउंड 8 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन की है सर, अराउंड 8 लाख बच्चे। तो इसका मतलब ये है कि एक पीएचडी स्कॉलर, एक डॉक्टर, एक अगर इंजीनियर, सारे उस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो कहाँ आ गई नौकरी और कहाँ आ गई डेवलपमेंट? देखिए, आखिर एक सिस्टम के अंदर ही बात चलेगी ना। अगर 4th क्लास की निकली हैं, बाकी भी निकलेंगी और निकल भी रही हैं आस्ता आस्ता। डॉक्टर्स को लेकर भी अभी जो है प्रोसेस चल रहा है कि 500 डॉक्टर्स की भर्ती। इंजीनियर्स की बात करें, अगर इंजीनियर्स की बात करें कि तो उसके लिए भी नौकरियां जो है बड़ी जल्दी ही उसका एडवर्टाइजमेंट होने वाली है। लोगों को बताइए कब ऐसा कब हो जाएगा? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ही बताएगी। ये तो वो लोग जो इस समय इस प्रोसेस के अंदर हैं, जहाँ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लोग बैठे हुए हैं, उसके मेंबर यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो लोग हेल्म ऑफ द अफेयर्स में बैठे हुए हैं, ये तो वही बताएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ, ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और यहाँ पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है और कहीं ना कहीं हमें भी अपनी बात को परस्यू करने के लिए केंद्र में बात करनी पड़ती है। हम बात रख रहे हैं, बात कर रहे हैं ऐसे। सर मैं और एक बात कहना चाहूँगी, अगर मैंने अभी इस टाइम पे इंजीनियर्स की बात की तो 2014 में इंजीनियर्स के कुछ पोस्ट निकले थे, फिर 2014 में जब से बीजेपी सरकार बनी तब से लेकर अब तक इंजीनियर्स की कोई स्पेसिफिक पोस्ट नहीं निकली है। तो सर हर साल जो लाखों सैकड़ों बच्चे, अगर हम बात करें जो इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, जम्मू कश्मीर में 4 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और अगर हम पॉलिटेक्निक की बात करें तो सर अराउंड 26 पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस है। तो सर जितने भी साल बच्चे जब निकलते हैं डिग्री करके तो सर उनकी एलोकेशन अब कहाँ होगी? और इतने सारे पोस्ट तो आप नहीं निकालेंगे, कहाँ से एलोकेशन करेंगे साहब इतनी सारी बच्चों को जो हर साल पोस्ट निकलते हैं, हर साल बच्चे डिग्रियां करके निकलते हैं? अगर यहाँ पर 370 और 35 से ना होता, यहाँ पर भी प्राइवेट सेक्टर होता, तो ये इंजीनियरिंग हमारे इंजीनियर्स जो हैं वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाते। यहाँ भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती, यहाँ पर भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती, यहाँ पर भी बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते, हमारे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स उसमें एब्जॉर्ब हो जाते। लेकिन अभी अगर बाय द वे 1 साल पहले 370 और 35 से हटाया तो अब एक एकदम 6 महीने के अंदर तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर मर्ज होकर नहीं आ जाएगा। उसके लिए 5-7 साल लगेंगे, टाइम लगेगा। 5-7 साल तक लोगों का, यूथ का इंतजार करना है, 5-7 साल। आप बात मेरी पूरी नहीं सुन रही। अब देखें ना, जब प्राइवेट सेक्टर नहीं है, आज आप दिल्ली चले जाएं, आप बेंगलोर चले जाएं, आप चंडीगढ़ चले जाएं, वहाँ कितनी सरकारी नौकरियों में लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में बैठे हुए हैं। और दूसरी बात मैं सर आपसे एक बात कहना चाहूँगी, प्राइवेट सेक्टर की आपने बात की, जब तक प्राइवेट सेक्टर इम्प्लीमेंट होंगे और इमर्ज हो जाएंगे तब तक तो लोगों को और 3-4 साल और 10 साल वेट करना पड़ेगा।
तो उसमें सरकारी तो इतने इंजीनियर नहीं लग सकते ना। सवाल ये पैदा मैं वही मुद्दे की बात कर रही हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट हम मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि अगर आप ये देखेंगे कि भाई अगर बिहार की बात करें या आप यूपी की बात करें या आप उसको अगर जम्मू कश्मीर के साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सरकारी नौकरियों की परसेंटेज उन स्टेट से 100 गुना ज़्यादा है। वहाँ पर यहाँ पर जो एक ब्लॉक है, यहाँ पर एक जो तहसील है, वहाँ पर जो यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है, यूपी के अंदर जो यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट है उस लेवल में वहाँ तहसील है, वहाँ पर ब्लॉक है। यहाँ हर इतनी तहसील इतनी ब्लॉक्स बने हैं और उसमें कितनी दुनिया एब्जॉर्ब हुई है और नौकरियाँ कर रही है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितनी सरकारी नौकरियाँ अब यहाँ पर जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होता है या केंद्र सरकार रेवेन्यू देती है उस रेवेन्यू का 70% पैसा जो है नौकरियों में चला जाता है, नौकरियों की उनकी तनख्वाह में चला जाता है और 30% जो है डेवलपमेंट में लगता है। और बाकी स्टेट्स के अंदर सरकारी नौकरियाँ जो है उसमें 30% सरकारी नौकरियों के लिए उनकी सैलरी के लिए जाता है और 70% डेवलपमेंट पे लगता है। नौकरियों के लिए तो एक प्रोविज़न है, उसके अंदर ही नौकरियाँ होंगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जब तक नहीं आएगा हमारे जो युवा हैं उनको परेशानी कहीं ना कहीं बर्दाश्त करनी ही होगी, हम बियर करनी होगी। हम उनके साथ हैं। हम अभी एलजी साहब के साथ मिल के आए, हमने उनसे नेहरू युवा केंद्र अपने जो कोऑर्डिनेटर हैं 5000 हमने उनकी बात की कि उनको पक्का किया जाए। हमने उनसे बात की कि रेवरे खेल के जो लोग हैं उनको पक्का किया उस पैकेज का क्या हो गया जिस पैकेज की मैंने बात की थी, 50,000 पैकेज जिसकी मैंने 50,000 की बात की थी, वो यूथ पैकेज जो था, जो उस पैकेज की बात करें। पैकेज जो है वो 5 साल के लिए पैकेज है। 5 साल के अंदर 50,000 नौकरियां आनी हैं, जिसमें 10,000 नौकरियां आई हैं, बाकी नौकरियां भी आएंगी। पिछले दिनों कुछ नौकरियों की और एडवर्टाइजमेंट हुई है। 10,000 जो नौकरियां आई हैं वो कौन सी नौकरियां हैं? मैं कहता हूँ कोई भी नौकरी हो, लेकिन नौकरी तो नौकरी ही है ना। वही मैं बताना चाहती कह रहा हूँ कि उसमें अब बाकी सेक्टर्स के अंदर भी, चाहे वो डॉक्टर्स हैं चाहे वो इंजीनियर्स हैं, हर सेक्टर के अंदर नौकरियाँ जो है अभी यहाँ KS ऑफिसर्स की जो है अभी इंटरव्यू हुए हैं, बड़ी जल्दी ही उनकी भी लिस्ट निकलने वाली है। मुझे लगता है कि 10-15 दिन के अंदर लिस्ट निकलने वाली है। आने वाले दिनों के अंदर KS ऑफिसर्स की और जो है एडवर्टाइजमेंट होने वाली है। वैसे ही इंजीनियर हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो इंजीनियर्स नौजवान जो इस समय घर में बैठे हुए हैं उनके लिए भी हमने प्रयास किया है। हमने LG साहब से कहा है कि जल्दी से जल्दी इस लाइन में काम करें। और डॉक्टर्स की हमने बात की है कि वैसे भी यहाँ पर ज़रूरत है, यहाँ इंजीनियर्स की भी ज़रूरत है, यहाँ डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है, तो जल्दी से जल्दी उनकी भी नौकरियाँ जो है उनकी एडवर्टाइजमेंट हो। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पूरा प्रयास कर रही है। सर 4G की अगर बात करूं मैं, अभी इस टाइम पे 4G हमें कनेक्टिविटी 4G की नहीं दी जा रही है, तो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में छोड़ा गया है 4G और हमें डिले किया जा रहा है ये प्रोसीजर। तो आप मुझे ये बताइए, कोरोना के साथ डील करते करते तो लोग अभी 4G की कनेक्टिविटी से भी डील कर रहे हैं। हर जगह पे लोग कहीं कहीं जगह पे हर कोई एफर्ट नहीं कर पाता है वाईफाई या फाइबर, जियो फाइबर लगाना। तो सर वो उन सब चीज़ों से डील कैसे करें, क्योंकि जो बच्चे हैं वो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पा रहे हैं। और अगर बात करूं मैं, एग्जाम्स है, लोगों को पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से एग्जाम्स उनके मिस हो रहे हैं। तो सर जम्मू इतना ज़्यादा पीसफुल है और अगर मैं हालातों की बात करूं तो हालात भी काफ़ी स्टेबल है, तो 1 साल के बाद भी हमें 4G क्यों नहीं अलॉट कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो डेलीगेशन परसों मिला था LG साहब से, हमने उनसे बात की है कि भाई यहाँ पर 4G जो है वो शुरू किया जाए। लेकिन चूँकि 4G और सिक्योरिटी ये कहीं ना कहीं इनका आपस में इस समय वो कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। जैसे अभी हमने देखा कश्मीर के अंदर दोबारा से एक हमारे चेयरपर्सन है उनकी किलिंग हो गई, एक सरपंच की किलिंग हो गई, और किस ढंग से पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर और फेक वीडियोस जो वो डालता है और उसके अंदर हमारे 16 साल का 15 साल का जवान जो है नौजवान बच्चा हमारा जो है उसमें ट्रैप हो जाता है और गलत लाइन के अंदर जा रहा है। इसलिए जाने बचाना भी बड़ी ज़रूरी है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी 4G शुरू किया जाए। सर इस टाइम पे कोरोना की बात करूं तो कोरोना काफ़ी ज़्यादा हद क्राइस पे है अभी इस टाइम पे। तो सर हॉस्पिटैलिटी की अगर बात करूं या हॉस्पिटल्स की बात करूं तो लोगों को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स है, तो हमारे इंडिया की भी अगर बात करूं या जम्मू कश्मीर की भी, तो हॉस्पिटल्स की कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो सर डॉक्टर्स भी जो है कहीं कहीं से इन्फॉर्मेशन आ रही है कि डॉक्टर जो है वो प्रॉपरली क्योर नहीं कर पा रहे पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हैं इस चीज़ के रिलेटेड। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, ये एक बड़ी कष्ट का विषय है। ये इस विषय को अगर हम बात करेंगे कि इस समय कोरोना जो है कश्मीर में कहीं ना कहीं थमा है, लेकिन जम्मू के हर ज़िले के अंदर इस समय ये कम्युनिटी में जो है पूरे तरीके से कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। चाहे हम राजौरी की बात करें, चाहे हम पुंछ की बात करें, चाहे उधमपुर की बात करें, चाहे जम्मू प्रॉपर की हम बात करें। ये ठीक बात आपने कही है।
मैं जहाँ तक डॉक्टर्स की अगर आप बात करेंगे कि मैं ये कहूँगा कि जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ काम कर रहा है वो भी आकर अपनी जान हथेली पे लेके काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हेल्म ऑफ द अफेयर्स में कोई ऑफिसर्स बैठे हुए हैं जो सारी मैनेजमेंट को देखते हैं, कहीं ना लकूना वहाँ पर ज़्यादा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जैसे हमारे 2 मेडिकल, एक तो जीएमसी जम्मू है, उसके अलावा 2 मेडिकल कॉलेजेस राजौरी और कठुआ जो है वो फंक्शनल है। अब उन 2 मेडिकल कॉलेजेस में जितना इंतज़ाम होना चाहिए उसका 10% भी नहीं हुआ। हम एलजी साहब से मिले, हमने उनसे बात की कि राजौरी के अंदर 2 डेथ्स जो हुई वो कोरोना की, वो वहाँ पर इंतज़ाम नहीं थे, वहाँ हाई फ्लो ऑक्सीजन नहीं थी, वहाँ इस समय 22 से ऊपर वेंटिलेटर बैठे थे पड़े हुए हैं, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। अगर उन 2 लोगों को वेंटिलेटर मिल गए होते, वहाँ पर हाई फ्लो ऑक्सीजन मिल गई होती तो वो दो जानें वहाँ नहीं जाती। हमने एलजी साहब से कहा है कि जीएमसी जम्मू के साथ साथ राजौरी जीएमसी और कठुआ जीएमसी को स्ट्रेंथन किया जाए, वहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ाई जाए, वहाँ पर ऑक्सीजन के प्लांट जल्दी लगाए जाएँ, वहाँ हाई फ्लो ऑक्सीजन दी जाए, वहाँ पर वेंटिलेटर जो है काम किया जाए और वहाँ पर कोविड वार्ड बनाए जाए। और उसके साथ साथ हमने ये कहा है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं और जितने भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर हर जगह एक एक कोविड वार्ड बनना चाहिए। अब मेंढर की बात करें, कल परसों में मेंढर के हॉस्पिटल में एक पेशेंट चला गया और उस पेशेंट को डॉक्टर्स ने हाथ तक नहीं लगाया, और इसलिए नहीं लगाया कि शायद कोविड है, और कोविड का टेस्ट भी नहीं किया। और उसके खिलाफ उन डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शंस क्यों नहीं हो रहे हैं? अगर वो डॉक्टर्स प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर रहे हैं पेशेंट्स की, हर जगह पे कंप्लेंट्स दिखाई देने को मिल रही है। कोई कोविड का पेशेंट देखकर डॉक्टर जो है वो भाग रहे हैं या प्रॉपर टाइम पे अटेंड नहीं हो रहे, तो उस चीज़ के रिलेटेड एक्शंस क्यों नहीं हो रहे हैं? ठीक बात है कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए हर हॉस्पिटल के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर और हर तीनों जीएमसीज के अंदर जो फंक्शनल है यहाँ पर, और कश्मीर के अंदर भी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि कश्मीर के अंदर जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एक सेवा भाव से काम कर रहे हैं। जब तक हम लोग सेवा भाव से काम नहीं करेंगे, मैं डॉक्टर हूँ, मैं पैरामेडिकल स्टाफ में हूँ, तो मुझे तनख्वाह मिलती है, मुझे सैलरी मिलती है, मुझे इसलिए काम करना है, तो मैं कोविड का काम नहीं कर पाऊँगा। जब तक मेरे अंदर सेवा का भाव नहीं आएगा कि मुझे इस महामारी के अंदर, ऊपर अगर हम भगवान की बात करते हैं तो नीचे इस समय भगवान जो है वो डॉक्टर रूपी जो है भगवान जहाँ पर बैठे हुए हैं, जब तक उनके अंदर सेवा का भाव नहीं आएगा तो मुश्किल है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं, जान हथेली पे लेकर काम कर रहे हैं। जब हम परसों एलजी साहब को मिले, बड़ी यहाँ पर जो एडवाइज़र हैं, कल उन्होंने विज़िट किया, उससे पहले कभी जीएमसी में एडवाइज़र जो है, जो हेल्थ के एडवाइज़र हैं, उन्होंने कभी जो है विज़िट नहीं किया था। और जब विज़िट किया तो वहाँ पर स्केप गोट जो है वहाँ के डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर दीपक, जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि अगर इस समय कोविड आइसोलेशन वार्ड जीएमसी जम्मू में कोई काम कर रहा है तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट दीपक काम कर रहे हैं, और उनको जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। ये गलत है। जो लोग जिम्मेवार हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। और मैं अपनी जनता से भी कहना चाहूँगा कि हमें भी ध्यान देने की ज़रूरत है, हम भी प्रिकॉशंस लें, हम भी सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, हम भी मास्क लगाएं, हम भी सोशल डिस्टेंसेस का ध्यान रखें, हम भी ख्याल करें कि भाई अगर हमें लगता है कि हमें कोविड हो रहा है तो हम वो अपना टेस्ट करवाएं। इन सब बातों से ही हम सिविल सोसाइटी, डॉक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर ही इस कोविड की लड़ाई लड़ पाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी। अभी इस टाइम पे हम सब कोरोना के अभी इस टाइम पे ही बात करेंगे, तो आगे अभी इस टाइम पे हमारा ग्राफ बहुत ज़्यादा है, लाखों तादादों में हमारा जो है वो कोरोना के पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। तो सर, आगे आपके क्या नियम रहेंगे जिसकी वजह से जो ये कोरोना है एटलीस्ट आप सस्टेन कर पाए, हम जो है इस ग्राफ को सस्टेन कर पाए? क्योंकि अगर हम बाकी कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ एटलीस्ट कोरोना जो है सस्टेन हो गया है। अगर हम यहाँ की बात करें, जब लॉकडाउन 1 था तो तब कोरोना के कुछ ही केसेस थे, और अभी इस टाइम पे अनलॉक है तो कोरोना का जो है इस टाइम पे हद से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो सर, आगे आपके क्या एसओपीज़, क्या ऐसे प्रोसीजर्स रहेंगे जिसकी वजह से जो है ये डिजीज़ जो है वो ऑन स्टेक रहेंगे? मैं आपको एक पहली बात तो बता दूं कि हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम एसओपी लाएंगे, हमारे पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि हम गाइडलाइन तय करेंगे। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगी। यहाँ के कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ
तय करेंगे, यहाँ के जो एडवाइज़र हैं वो तय करेंगे, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो तय करेगी कि क्या एसओपी होगा, या दिल्ली से जो गाइडलाइन आएगी उसके ऊपर यहाँ पर तय होगा। हम लोग तो बोल सकते हैं, कह सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, जा सकते हैं। जैसे हम एलजी साहब से मिले, हमने बात की, उसके बाद एक्शन हुआ। इस टाइम पे एक सवाल करूंगी, इस वक्त जो अभी इस टाइम पे फिर जो इतने सारे केसेस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ है कि ओवर हमारा जो ये है, हम इसको अभी इस टाइम पे सस्टेन नहीं कर पा रहे इस डिजीज़ को, क्यों इस तो फिर सर किसका? हम लोग भी जिम्मेवार हैं ना, कि मुझे भी देखना है कि मुझे बाहर कितना जाना है, कितनी ज़रूरत है। अगर मैं बाहर निकला हूँ तो मैंने मास्क पहना है कि नहीं पहना। मुझे अगर चौराहे पे कोई पुलिस वाला मिलेगा तो मैं मास्क उठा के पहन लूँगा, आगे जाऊँगा तो मास्क। तो सर फिर आपने लॉकडाउन क्यों हटाया? अगर इतने सारे केसेस है तो फिर अगर आपकी सरकार है, उन्होंने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया कि लॉकडाउन हटाने का? तो फिर लॉकडाउन तो नहीं हटाना चाहिए था, क्योंकि लोगों की जो लाइफ है वो और ज़्यादा रिस्क पे पड़ गई। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। नौशहरा के अंदर कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड हो गया। वहाँ के दुकानदार इकट्ठे हुए, उन्होंने एक फ़ैसला किया कि हम एक हफ़्ता बंद करेंगे जिससे ये चेन टूटेगी। उन्होंने एक हफ़्ता बंद किया और वो चेन टूटी। अब बड़े ऐसे टाउन हैं, बड़े ऐसे छोटे छोटे मार्केट्स हैं जिसमें बड़ी कम्युनिटी स्प्रेड है, लेकिन दुकानदार मिलकर बाज़ार बंद करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस समय ब्लेम और काउंटर ब्लेम करने वाला इशू नहीं है। इस समय बात यह है कि हमें मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है, चाहे उसमें सिविल सोसाइटी के लोग हों, चाहे व्यापार मंडल के लोग हों, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ के हम लोग हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ है। हर आदमी को, हम सबको एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे के कष्ट को समझना होगा, हमें अपनी जिम्मेवारी को समझना होगा और हमें मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा, तभी हम इसको रोक पाएंगे। जो बात आप कह रहे हो, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें, अगर मैं इस समय यहाँ पर किसी हॉस्पिटल के अंदर सुपरिटेंडेंट हूँ या किसी जीएमसी का प्रिंसिपल हूँ, मुझे उसकी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। नहीं निभा सकता तो मुझे आसानी से वो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अगर मैं डॉक्टर हूँ और मुझे लगता है कि भाई मैं पेशेंट को नहीं देखूँगा, तो मुझे क्या देना चाहिए, जी मैं कोरोना पेशेंट नहीं दे सकता, मुझे आप लीव पे छोड़ दें। अगर मैं एचओडी हूँ, अगर मैं किसी स्पेशलाइज्ड हूँ, किसी मतलब मैं अगर हार्ट का हूँ या मैं अगर किसी किडनी का हूँ, मैं किसी भी उसमें मैं प्रोफेशन में जो है वो स्पेशलाइज्ड हूँ और मुझे भी जाना पड़ेगा, मुझे भी देखना पड़ेगा कि कोरोना वार्ड के अंदर अगर कोई ऐसा है, हार्ट का मरीज़ है, वहाँ किडनी फेलियर बैठा हुआ है, मुझे उसको देखना है तो मुझे जाना चाहिए। ये जो एक आपस में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है डॉक्टर्स के अंदर भी। ये एचओडी जो है उनको भी समझना होगा कि जो हमारे जो मेडिकल ऑफिसर हैं, जो सिंपल डॉक्टर्स हैं, हम उनके ऊपर उनकी जान निकालेंगे, सिर्फ उन्हीं को ही जो है कोविड वार्ड में भेजेंगे, वो भी ठीक नहीं है। हम सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी का एहसास करते हुए इस लड़ाई को लड़ना है, तभी लड़ पाएंगे। Thank you, sir. Thank you. So here was with me Mr. Vivod Gupta. He is a General Secretary of UT Jammu Kashmir. So he shared his perspective regarding the situation that is going on in India and Jammu and Kashmir. So this was all for today. Afnan with cameraman Mandeep, CEN News Jammu. नौकरियों के लिए तो एक प्रोविज़न है, उसके अंदर ही नौकरियां होंगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जब तक नहीं आएगा, हमारे जो युवा हैं उनको परेशानी कहीं ना कहीं बर्दाश्त करनी ही होगी, हम बियर करनी होगी, हम उनके साथ हैं।